Hi guys, a very cordial welcome to everyone in this today's session। और जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड मोस्ट प्रॉबेबली आपका इंग्लिश लिटरेचर का नेक्स्ट एग्ज़ाम है। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वन शॉट रिवीजन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। यप, वन शॉट रिवीजन सीरीज़ में आज हम रैप्सोडी को कंप्लीट करेंगे, मीन्स हमारी पोइट्री बुक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप सबको पता है 5 पोम्स हैं, 5 पोइट्रीज़ हैं। और मुझे लगता है सारे लोगों, जितने भी आईसीएसई के बच्चे हैं, सबका सिलेबस यही है कि उनके शुरू की 5 पोम्स आ रही हैं। ठीक है, और 6 to 10 जो पोम्स हैं, आपको जो 6 to 10 पोम्स मिलेंगी, दैट इज ईव टू हर डॉटर्स से लेके, ओके, जो ईव टू हर डॉटर्स है, द किंग स्पीक्स टू द स्क्राइब है, ओके, फ्यूनरल ब्लूज है, टू ट्राम्प्स इन मड टाइम है, रेफिगी मदर एंड चाइल्ड है। ये जो सारी पोइट्रीज हैं ये एक्स्ट्रा आ गई है, ये आपको नहीं पढ़नी है, इजंट इट? दे आर एक्स्ट्रा, दीज ऑल आर एक्स्ट्रा पोइट्रीज, तो ये आपको नहीं पढ़नी है। अगर आपके स्कूल में कहा है ये आएंगी तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, बट जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम हुआ क्लास 12th का, उसमें ये नहीं पूछी जाएंगी। ओके, ऐसा ही अगर हम प्रिज्म, दैट इज़ योर शॉर्ट स्टोरी बुक, उसका अगर हम देखें तो आपका उसमें जो 6 to 10 पोम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो नहीं आएंगी। दैट इज़ द फ्राइडे एवरीथिंग चेंज्ड, हाफ पेनी, चार्ल्स, द बैबस ऑफ नैनजोर एंड जनवरी नाइट्स। ये सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा है, ये आपकी नहीं पूछी जाएंगी। लाइक कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक एक्सेप्शनल स्कूल्स होते हैं जिनमें ये आ सकती हैं, तो यू कुड गो अकॉर्डिंग टू योर ओन स्कूल, इजंट इट? एक बार हमारा क्लास 11 प्लस क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हम एक्स्ट्रा शॉर्ट स्टोरीज और पोइट्रीज को भी देख लेंगे, इजंट इट, इफ टाइम अलाउज अस। सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आज हमें करना है पूरी 5 पोम्स को। अभिसारा द ट्राइस्ट, वाई आई लाइक द हॉस्पिटल, सोनेट 116, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट एंड स्ट्रेंज मीटिंग। ओके, 5 पोइट्रीज को आज हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पोम, अभिसारा द ट्राइस्ट। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अभिसारा ये एक बंगाली वर्ड है, इट्स नॉट हिंदी वर्ड, इट इज़ नॉट एनी अदर लैंग्वेज वर्ड। ये बंगाली वर्ड है जिसका नाम है, जिसे अगर हम बंगाली में प्रोनाउंस करें तो होगा अभिसार। ओके, अभिसार का मतलब होता है लव। अभिसार का मतलब होता है लव, टू स्प्रेड लव, टू स्प्रेड ब्राइटनेस, है ना? लव ब्राइटनेस एक ही चीज़ है। ओके, द ट्राइस्ट, ट्राइस्ट का मतलब मैंने आपको बताया है मिलना, मोर स्पेसिफिकली छिपकर मिलना। ओके, तो अभिसार द ट्राइस्ट का मतलब है कि लव या प्यार, ओके, छिपकर होना। ओके, ट्वाइस्ट का मतलब भी लव ही होता है। ओके, तो दोनों का मतलब क्या हुआ? लव। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके के लव के बारे में बताया गया है अभी, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, तो चलिए वो समझते हैं हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एज यू कुड सी दिस फोटो, दिस पोर्ट्रेट इज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, है ना? यू कुड सी ओवर हियर। So let's go. First, Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. Now, आप सबको पता है कि अगर हम कास्ट की बात करें, कास्ट मतलब अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें इस पूरे लाइक पोम में, पोइट्री में, तो दे आर 2 कैरेक्टर्स। उपगुप्ता हु इज़ अ लाइक मॉन्क, एक मॉन्क है, एक एस्थेटिक है, और दूसरे हैं एक डांसिंग गर्ल वासवदत्ता। ओके, 2 लोग हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है, ये कहानी घूमती है। तो उपगुप्ता कौन है? एक शिष्य है बुद्धा के। डिसिपल का मतलब होता है स्टूडेंट, तो एक बुद्धा के स्टूडेंट है जो कि कहाँ बैठे हैं? मथुरा की बॉल में बैठे हैं। ओके, ले अस्लीप इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा का मतलब मथुरा की जो दीवारें हैं, मथुरा की जो बॉल्स हैं, जो वहाँ के पाथ है, वहाँ पर लेटे हुए हैं। ठीक है, lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. मतलब ये सारी लाइन हमें बताती हैं कि टाइम किस चीज़ का है, अंधेरे का टाइम है, रात का टाइम है। तो जो लैम्प्स वगैरह हैं वो सारी बुझ चुकी हैं। ओके, डोर्स सबके जो दरवाजे हैं मथुरा में वो बंद हो चुके हैं। आप सबको पता है मथुरा में लोग जल्दी सो जाते हैं, मथुरा, वृंदावन,
ओके जहाँ पे कृष्ण भूमि है वहाँ पर जल्दी सो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि दे आर द परसेप्शन, नॉट इवन परसेप्शन, मतलब ये एक मानना है लोगों का कि कृष्ण भगवान रास करने के लिए आते हैं। रास मीन्स डांस करने के लिए आते हैं रात में। ओके तो इसलिए वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं। दैट्स वाई जो लैम्प्स हैं, मतलब जो रोशनी के सारे सोर्सेज है वो सब बंद कर दिए गए हैं, बुझा दिए गए हैं, डोर्स को बंद कर दिया गया है, और स्टार्स जो हैं वो भी बहुत डार्क स्काई में, बहुत अंधेरे वाली स्काई में छुप गए हैं। ओके यहाँ पे मंथ का आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगस्त का टाइम है, 1 अगस्त का टाइम है। ओके जब पहली मीटिंग हुई थी इन दोनों की तो कौन सा टाइम था? अगस्त का टाइम था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, देखो, whose feet were those tinkling with anklet touching his breast of a sudden। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया ओपा गुप्ता जो है वो लेट सो गए थे, है ना, लेट गए थे वो सिटी पे, उसके फ्लोर में ज़मीन पर लेट गए थे मथुरा में। तो यहाँ पे जो वाष्पदत्ता है, ठीक है, वाष्पदत्ता आ रही थी चलकर, एक लेडी आ रही थी जिसकी जो घुंघरू की आवाज़ है, जैसे पायल में पायल होती, जो एंकलेट्स होती हैं, उसके घुंघरू की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है किसे? उपगुप्ता को। ठीक है, तो तो गलती से वासुदेवदत्ता का पैर जो है वो उपगुप्ता के हार्ट चेस्ट एरिया पे, जो चेस्ट है, छाती है, वहाँ पे रख जाता है, क्योंकि वो बीच में लेटे थे सड़क पर, इजंट है। उधर से वासुदेवदत्ता आ रही थी तो उनका जो पैर है वो कहाँ चला जाता है? उनकी ब्रेस्ट पर चला जाता है, उनके चेस्ट पर चला जाता है। ठीक है, तो वो ही woke up startled and the light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes। जब उनका पैर, वाष्पदत्ता का पैर उपगुप्ता के ऊपर पड़ गया तो जो उपगुप्ता है वो बहुत घबरा कर उठे। स्टार्टलेट का मतलब है बहुत चौंक कर उठे, इजंट इट, सरप्राइज होकर उठे, इजंट इट। और उन्होंने जब वाष्पदत्ता ने जब लैंप लेकर जा रही थी वो, तो लैंप उन्होंने जब देखी कि कौन है, कौन मेरे पैरों के नीचे आ गया, तो उन्होंने देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उस एसेटिक की, उस सेंट की फॉरगिविंग आइज, मतलब किसकी? उपगुप्ता की फॉरगिविंग आइज दिखाई दी। ओके जो रोशनी है वो उनकी आइस पर पड़ी थी। अब मैंने आप सबको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जो एसेटिक होते हैं, जो मॉन्क होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लाइक शांत होते हैं, उनके अंदर एक अलग सा ग्लो होता है, एक अलग सी शाइन रहती है, वो बहुत काम होते हैं, isn't it? तो उनकी आइज़ भी कैसी बताई गई है यहाँ पे? फॉरगिविंग आइज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, फॉरगिविंग आइज़ है, क्यों फॉरगिविंग आइज़ है? क्योंकि वो एक मॉन्क है, isn't it? नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे वासुदेवदत्ता का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। इट वॉज वासुदेवदत्ता द डांसिंग गर्ल स्टीयर्ड विद ज्वेल्स क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मैंटल ड्रंक विद वाइन ऑफ हर यूथ। यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे बताया गया है कि ये वासुदेवदत्ता है, एक डांसिंग गर्ल जो डांस करती थी, ओके, जो कि ज्वेल से ऊपर से नीचे तक ज्वेल, मतलब ज्वेलरी से ढकी हुई थी, बहुत सारी ज्वेलरीज उसने पहनी हुई थी, क्योंकि वो एक डांसिंग गर्ल है। ओके एंड यू ऑल नो द कैरेक्टर्स ऑफ अ डांसिंग गर्ल, वो बहुत सजी हुई होती है। तो जो वासुदेवदत्ता थी वो ऊपर से नीचे तक पूरी ज्वेल से ढकी हुई थी, ओके, और उन्होंने क्या पहना था? एक ब्लू मेंटल, पेल ब्लू मेंटल पहना हुआ था। मेंटल यहाँ पे एक गाउन है, एक ड्रेस है, जैसे कि आपने कथक में देखा होगा, कथक में जो पहनती हैं, जो अटायर्स रहती हैं, जो अपैरल्स रहते हैं कथक के कॉस्ट्यूम्स में, वही उसे ही हम क्या कहते हैं? मेंटल। तो वो चारों तरफ से क्लाउडेड मतलब ढकी हुई थी विद पेल, मतलब येलो ब्लू मेंटल से, ओके, ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, और उसकी जो यूथ था, उसका जो यूथफुल ग्लो था, जो मतलब उनका यंग एज थी, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। ओके ड्रंक विद द वाइन ऑफ यूथ मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही अगर मैं बहुत ही लाइक नेटिव लैंग्वेज में बोलूँ, बहुत ही बल्गर आप कह सकते हैं लैंग्वेज बोलूँ तो, मदहोश करने वाली, ओके, इस तरीके से। Now, after that, she lowered her lamp and saw the young face austerely beautiful. Now, वासुदेवदत्ता अपनी लैम्प को नीचे करती है और देखती है एक फेस को, ठीक है, एक फेस को देखती है जो कि काफ़ी austerely beautiful का मतलब है उसमें एक ग्लो था, एक साधु वाला ग्लो था, एक मेडिटेशन का ग्लो था, इसलिए तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो एक बहुत ही ग्लोफुल,
देखो एक ग्लो होता है कि भाई आपने बहुत सारी चीज़ें मुंह पे लगाई है, मेकअप वेकअप किया है तो वो ग्लो आता है। एक ग्लो होता है जो भगवान से जुड़ा हुआ ग्लो होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ओके। बहुत सारे साधु ऐसे होते हैं जो भगवान जी से जुड़े होते हैं, उनके पास अलग सा ही एक ग्लो रहता है, इज़न्ट। ये ग्लो क्यों रहता है? क्योंकि वो उनका मन जो है वो साफ है, ओके। वो हर अट्रैक्शन से, हर अफेक्शन से, हर इन्फैचुएशन से दूर है, इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब वास्तवदत्ता बोलती है, फॉरगिव मी यंग एस्थेटिक, said the women, graciously come to my house, the dusty earth is none of it meant for you. Now, अब वासुदत्ता माफ़ी मांगती है क्योंकि उनका पैर जो है वो उनके चेस्ट पर, उनके छाती पर रख गया था, तो इसलिए वो माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए साधु, मुझे माफ़ कर दीजिए कृपया करके। ग्रेसियसली मतलब बहुत विनम्रता से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो कहती है, प्लीज़ मेरे घर पे आइए क्योंकि ये जो ज़मीन है वो आपके लिए सही बेड नहीं है, ओके। आप इतने महान साधु हैं कि आपके लिए ये ज़मीन अच्छा जगह नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, इज़न्ट इट। आफ्टर दैट जो यंग एस्थेटिक है वो बोलते हैं, विमेन वुमेन गो ऑन योर वे, When the time is ripe, I'll come to you. Very important line, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका सिग्निफिकेंस आपको समझना होगा, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि अभी तो आप अपने घर जाइए, जब सही समय आएगा, when the time is ripe, time is ripe का मतलब भाई जब सही समय आएगा, जब उचित समय आएगा तब मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। देखो यहाँ पे ये ऐसे शब्द क्यों कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने प्रिडिक्शन कर ली है, इन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया है कि हाँ मुझे एक बार दोबारा और मिलना है इनसे, इज इट। इसीलिए आप पोप का नाम पढ़ सकते हैं, अभिसारा द ट्राइस्ट, ओके। मतलब अभिसारा का मतलब भी मिलना होता है, ट्राइस्ट का मतलब भी मिलना ही होता है, इज इट। तो दो बार यहाँ पे मिलना लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इन लोगों की मीटिंग्स जो है वो दो बार होगी, डुअल मीटिंग्स होती है इनकी, दो बार मीटिंग्स होती है, ओके। तो ये क्या कहते हैं कि जब सही समय आएगा, जब उचित समय आएगा, तब मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। अच्छा, यहाँ पे जो वासुदत्ता है उनके अंदर एक अलग सा एरोगेंट, एक अलग सा प्राइड रहता है अपनी ग्लो के ऊपर रहकर, ओके। तो उसी प्राइड को ये जो उपगुप्ता है, जो सेंट है, वो तोड़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी आवाज़ जो है वो अच्छी आ रही होगी, ओके। Suddenly, the black knight showed its teeth in the flash of lightning. Now, यहाँ पे क्या होता है, जैसे उन्होंने इतना बोला तो जो क्योंकि अंधेरी रात थी तो वहाँ पे बिजली आने लगी, बिजली कड़कने लगी, लाइटनिंग होने लगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो ब्लैक नाइट है मतलब जो अंधेरी रात है, अचानक से शोड इट्स स्ट्रीट का मतलब है उसमें से लाइटनिंग, वाइट लाइटनिंग होने लगी, ओके। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग आने लगी। The storm glowed from the corner of the sky and the women trembled in fear. और जो तूफान है वो चारों तरफ से इकट्ठा होने लगा, जिसकी वजह से वासुदत्ता जो है वो डर जाती है। यहाँ पे विमेन का मतलब है वासुदत्ता। अब यहाँ पे एक साल नहीं बीता अभी, अब दोबारा इनकी मीटिंग होती थी। एक बार तो ये मीटिंग होकर चले गए ये लोग, अब दोबारा मीटिंग होती है। अ ईयर हैड नॉट येट पास, मतलब एक साल अभी नहीं हुआ है, तब तक इन दोनों की दोबारा मीटिंग हो जाती है। और यहीं पे आपको ट्राइस्ट का मतलब समझ आएगा, मतलब अभिसारा का मतलब भी टू स्प्रेड ब्राइटनेस, या आप कह सकते हैं मिलना, और ट्वाइस का मतलब भी मिलना, मतलब दो बार यहाँ पे मिलना इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन लोगों की मीटिंग भी दो बार ही होगी। अब देखो यहाँ पे किसका टाइम है, पहला क्या टाइम था, पहला टाइम था अगस्त का, जो कि काफ़ी डार्क टाइम था, काफ़ी मर्की टाइम था, ओके। पर अब एक साल भी अभी नहीं हुआ, अभी 6 मंथ हुए हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ हुए, 5 to 6 मंथ। और इट वॉज इवनिंग ऑफ डे इन अप्रैल इन द स्प्रिंग। क्या सीजन चल रहा है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, अप्रैल का मंथ है, ओके। और इवनिंग का टाइम है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, अब यहाँ पे स्प्रिंग को इलाबोरेट किया जा रहा है किस तरीके से सीजन होता है। द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम्स, जो ब्रांचेस है ट्रीज की वो फूलों से भर चुकी है। आप सबको पता है जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, उसमें जो फ्लावर्स हैं, ओके, मतलब उसमें जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो शेड होकर दोबारा अच्छी तरीके से उगते हैं और अच्छी तरीके से अपने फ्लावर को ब्लॉसम करते हैं, मतलब अपने ब्लॉसम को अच्छी तरीके से और
यूथ देते हैं, समझ आए आपको? जो प्लांट्स होंगे वो और सुंदर लगेंगे। ओके, अभी वो समय आने वाला है, आप देखेंगे अभी कुछ समय बाद। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 days आफ्टर 1 month यू विल सी दैट टाइम। आपको यही समय दिखाई देगा, आपकी जो प्लांट्स है, आपकी जो गार्डनिंग है वो बहुत सुंदर हो जाएगी, उसमें नए पत्ते, न्यू लीव्स आ जाएगी। ठीक है, तो वही समय आने वाला है। नाउ गे नोट्स ऑफ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। नाउ यहाँ पे कहा जा रहा है, और बहुत ही गे नोट्स, गे का मतलब होता है हैप्पी। ओके, तो बहुत दूर से बहुत अच्छी सी एक मेलैंकोलिक, एक मीठी आवाज़ फ्लूट की, मतलब एक बांसुरी की आ रही थी। इज इट कहाँ से? एक वॉर्म स्प्रिंग एयर से, जो स्प्रिंग का टाइम चल रहा था, जैसे आप सबको पता है। ओके, दिस वॉज द टाइम ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग एयर से, जो स्प्रिंग एयर्स थोड़ी सी वॉर्म होती है, इज इट, आप सबको पता होगा, हल्की वॉर्म कोल्ड होती है थोड़ी सी। तो वहाँ से एक बहुत मेलैंकोलिक, एक बहुत मीठी सी, ओके, मेलैंकोलिक नहीं, सॉरी, मेलोडियस, ओके, मेलोडियस साउंड आ रही थी, एक बहुत ही मीठी सी साउंड आ रही थी। ओके, एंड बहुत दूर से। Next, the citizens had gone to the wood for the festival of flowers। और जो रेजिडेंट्स है सिटी के, ओके, जो मथुरा के रेजिडेंट्स है, वो फॉरेस्ट गए थे, किस लिए? फ्लावर्स के जो फेस्टिवल है उसे अटेंड करने। ओके, जितने भी सिटीजन्स हैं मथुरा के, वो सारे कहाँ गए थे? फॉरेस्ट गए थे, लकड़ियाँ इकट्ठी करने फॉर द फेस्टिवल। जो आप सबको पता है कि कई सारी जगहों पे जो स्प्रिंग है उसके लिए एक फेस्टिवल बनाया जाता है, स्प्रिंग फेस्टिवल, इज इट इट? जैसे कि हम कह सकते हैं होली की तरह एक फेस्टिवल होता है, इज इट इट? From the mid sky gazed the full moon on the shadow of the silent town। And here, अब क्योंकि पूरा गांव जो था, पूरा जो मथुरा था, दैट वॉज, पूरा शहर वो एम्प्टी था, सब लोग कहाँ गए थे? लकड़ियाँ इकट्ठी करने गए थे फॉर द फेस्टिवल, इज इट? तो इसलिए जो मिड स्काई गेज है, जो मिड नाइट पे स्काई जो है वो कैसे गेज कर रहा था? गेज मतलब देखना, कैसे देख रहा था? फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शैडो ऑफ द साइलेंट टाउन। मतलब मिड स्काई मतलब मिड नाइट, बीच में जो मून है वो पूरे टाउन को गेज कर रहा था, मतलब देख रहा था, विच वॉज एम्प्टी, इज इट इट? आफ्टर दैट द यंग एसेटिक वॉज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट। ओके, अब वो जो यंग एसेटिक थे, उपगुप्ता, वो दोबारा उसी स्ट्रीट पे जहाँ पर कोई नहीं थे, उस अकेली स्ट्रीट पे घूम रहे थे, isn't it? While overhead the love-sick coals uttered from the mango branches their sleep-led plaints। और इतने में ही उपगुप्ता क्या देखते हैं? That उनके ऊपर से, उनके ऊपर क्या है? एक मैंगो ट्री है। ओके, उनके सिर के ऊपर एक मैंगो ट्री है, जिसमें से कौन बोल रहा है? एक यू कुड सी कोल का मतलब होता है कोयल, isn't it? एक कोयल जो है वो बोल रही है। ओके, फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस देयर स्लीपलेस प्लेंट, मतलब एक मैंगो ब्रांच से, ओके, मैंगो ब्रांच से वो जो कोयल है वो बोल रही है। स्लीपलेस प्लेंट का मतलब जो कोयल है वो काफ़ी दुखी थी। ओके, स्लीपलेस पेंट का मतलब है, प्लेंट का मतलब है काफ़ी दुखी थी है, एंड इट वॉज अट्रिंग वेरी बैडली, बहुत बुरी तरीके से वो बोल रही थी, इज इट? आफ्टर दैट उपगुप्ता passed through the city gates and stood at the base of the rampart। अब उपगुप्ता जो है वो सिटी गेट से, ओके, मतलब जो मथुरा का गेट है वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और कहाँ खड़े हो जाते हैं? एक रैम्पार्ट पे। रैम्पार्ट वो एरिया होता है, एज ई ऑल डो, एक फेंस एरिया होता है, आप कह सकते हैं ब्लॉकेड होता है, जहाँ पे मतलब एक सिटी का अंत होता है और दूसरी सिटी का शुरुआत होती है। मतलब दो सिटीज़ के बीच में जो डिवाइडर होता है एक तरीके से, उसे हम कहते हैं रैम्पार्ट एरिया। आपको समझ आया? ओके, तो वो कहाँ खड़े हो जाते हैं? रैम्पार्ट पे खड़े हो जाते हैं, मतलब मथुरा से बाहर खड़े हो जाते हैं, इजंट इट? आफ्टर दैट what woman lay at his feet in the shadow of the mango grove, struck with the black pestilence, her body spotted with sores of smallpox। now अब यहाँ पे उपगुप्ता देखते हैं कि जहाँ पर उपगुप्ता खड़े थे उन्हीं के पैरों के नीचे एक लेडी मतलब लेटी थी। ओके, मैंगो ग्रूव मतलब जो मैंगो की ट्री है उसके छाव के नीचे, ओके, उसके पेड़ के छाव के नीचे लेटी हुई थी वो लेडी।
तो वो उपा गुप्ता के पैरों से टकराई। ओके, जब उन्होंने देखा, उपा गुप्ता ने देखा, तो उन्होंने देखा कि उस लेडी के पूरी बॉडी पे, एंटायर बॉडी पे एक बीमारी हो गई है, एक एपिडर्मिस हो गई है। ओके, एक एपिडेमिक हो गई है। एपिडेमिक का मतलब होता है एक डिजीज़ हो गई है, दैट इज उनके पूरी बॉडी एक ब्लैक स्पॉट से घिर गई है, स्मॉल पॉट्स से। ओके, ब्लैक पेस्टिलेंस एक यू कुड से एक बीमारी होती है। ओके, कंटामिनेट डिजीज़ होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो कि कंटामिनेट हो जाती है। ओके, एक लोग से दूसरे लोग में। ओके, हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उसकी पूरी बॉडी में कैसे स्मॉल पोर्स लाइक पॉक्स हो गए थे। स्मॉल पॉक्स मतलब छोटे छोटे छाले से निकल आए थे, isn't it? After that, she had been hurriedly driven away from the town to avoid her poisonous contagion. Now, उस टाइम पे इस डिजीज़ को एक कम्युनिकेबल डिजीज़ माना जाता था, मतलब कि एक लोग से दूसरी लोग में फैलने वाली डिजीज़। तो उस टाइम पे वासवदत्ता को, वो लेडी जो थी वो वासवदत्ता ही थी। ओके, मैं बता दूँ आपको, जो वो लेडी थी जिसे जिससे वो डिजीज़ हो गई थी। ओके, तो वो क्या कर दी गई थी, बाहर निकाल दी गई थी। ओके, गांव से बाहर निकाल दी थी, मतलब रैपा जो एरिया था उससे, उसके पास ही में जो मैंगो ट्री थी उधर लेटी हुई थी। ओके, क्यों निकाल दी गई थी, जिससे कि ये डिजीज़ जो है वो दूसरे लोगों पे फैल ना चाहे, जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ओके, समझ आया? पॉइजनस कॉन्टेजन, कॉन्टेजियन का मतलब है फैलना। ओके, उसका जो पॉइजन है वो फैल ना जाए एक दूसरे से, एक से दूसरे लोग में। Okay, then the ascetic sat by her side, took her head on his knees, and moistened her lips with water and smeared the body with balm. अब उन ascetic ने, उपगुप्ता ने क्या करा, उस लेडी का, वो लेडी वासवदत्ता है पर अभी बताई नहीं गई है, लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, उस लेडी का सिर अपने लाइक अपने ऊपर रखा, मतलब अपने थाई एरिया पे रखा, और उससे थोड़ा सा पानी पिलाया। ओके, उसे थोड़ा सा पानी पिलाया, उसकी जो लाइक आप कहते ब्लिस्टर्स थे, जो ब्लिस्टर्स थे उस पर क्या किया, बाम लगाया। तो उसके जो ब्लिस्टर्स थे उस पर क्या बाम लगाया। ओके, और उसे थोड़ा सा पानी पिलाया था। अंडरस्टैंड? देन वासवदत्ता क्वेश्चन करती है टू दैट एसिडिक कि आप कौन है मर्सीफुल वन, मतलब क्योंकि अभी तक किसी ने उसे नहीं छुआ था, सिर्फ वासवदत्ता, सिर्फ उपगुप्ता ही पहले इंसान थे जिसने उसे वासवदत्ता को छुआ था। ओके, पानी पिलाया था, उस पर बाम लगाया था उसके ब्लस्टर्स पर। तो इसलिए वो कहती कि आप कौन है दयालु, मतलब इतनी दया करने वाले मर्सीफुल वन, आप कौन है, वो मैं क्वेश्चन करती है। देन जो उपगुप्ता है वो आंसर करते हैं, द टाइम एट लास्ट हैज कम टू विजिट यू एंड आई एम हियर वासवदत्ता, रिप्लाई द यंग एसेटिक। अब क्या कहते हैं वो कि मैं वो ही हूँ जिससे तो पिछली बार मिली थी, पिछली साल मिली थी, मैं वो ही हूँ, मैं वासवदत्ता हूँ। ओके, जिससे हमारा जो मतलब जिससे तुम पहले मिली थी। ओके, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती। होप आपको समझ आई होगी स्टोरी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले बताई हुई है पूरे 1 घंटे में, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर होल स्टोरी। लेट्स मूव टू द सेकंड शॉर्ट्स पोएम। ओके, मैं स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ, मैं पोएम पढ़ा रहा हूँ। ओके, सेकंड पोएम है व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल बाय टोनी होगलैंड। नाउ व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल बाय टोनी होगलैंड। अब ये जो पोएम है, दिस पोएम अब यहाँ पे यूज़ होता है आपका फर्स्ट लाइक आप कह सकते हैं योर डिवाइस, योर पोइट्री डिवाइस, दैट इज सटायर। ओके, यहाँ पे क्या सटायर यूज़ हुआ है, यहाँ पे सटायर ये यूज़ हुआ है कि हॉस्पिटल में, ओके, हॉस्पिटल में लोग, नॉट इवन हॉस्पिटल, सॉरी, इन द वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड है उसमें लोग बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। ओके, पर वो इतना होते नहीं हैं। ओके, वो इतना स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं, फिर भी वो लोगों को इतना मतलब ये प्रिटेंड करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड हियर यूजेस द सटायर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पोएम है वो क्या सटायर यूज़ करती है। ओके, वो क्या सटायर यूज़ होता है यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी सटायर ये यूज़ हुई है यहाँ पे, दूसरी आयरनी ये यूज़ हुई है कि एक जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को कहीं नहीं दिखा सकता अपने वर्ल्ड में। अगर उसने ऐसा किया तो वो बहुत वीक कहलाया जाएगा, बहुत
मतलब कमज़ोर कहलाया जाएगा। तो एक ही ऐसी प्लेस है जहाँ पे वो अपनी सारी फीलिंग्स हो, जितनी भी दबी हुई फीलिंग्स है, चाहे डर की हो, चाहे दर्द की हो, चाहे किसी भी चीज़ की फीलिंग हो, वो उसे शो कर सकता है सिर्फ हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल ऐसी प्लेस है, एक हॉस्पिटल ऐसा जगह है जहाँ पे वो अपनी सारी फीलिंग्स को ऊज आउट कर सकता है, अपने सारे एक्सप्रेशन को ऊज आउट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये सटायर का यूज़ हुआ है। ओके, अगर उसने सोशल एरिया में इस फीलिंग को दिखाया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे बहुत ये है वो है, तो वो बहुत वीक बाय द सोसाइटी कहलाया जाएगा। कहते नहीं है, जैसे अगर कोई लड़का रो जाए बहुत ज़ोर से, उसे दर्द हो, अगर वो रोया तो कहेगा अरे ये बहुत कमज़ोर है ना, ये बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पे जो अगर हम अपनी फीलिंग्स को दिखाते हैं तो सोसाइटी के अंदर एक ऐसी चीज़ बैठ गई है कि वो हमारी हंसी बनाने लगी है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए समझते हैं व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल। ओके, अब यहाँ पे जो टोनी होगलैंड है वो कहते हैं मुझे हॉस्पिटल पसंद है। व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल, बिकॉज, अब यहाँ पे बिकॉज से देखिए शुरू हो रहा है, इज इट। अब जो ओपनिंग लाइन है बहुत अप्रोप्रिएट मूड सेट करती है। मुझे हॉस्पिटल पसंद है बिकॉज इट इज़ ऑल राइट टू बी इन बैड मूड देयर, स्लाउचिंग अलोंग थ्रू द अंडरग्राउंड गैरेज, riding wordlessly on the elevator with the other customers, staring at the closed being doors like a prison wall। अब यहाँ पे ओपनिंग लाइन्स पे क्या कहा गया है कि मुझे हॉस्पिटल पसंद है बिकॉज इट्स ओके, वहाँ पे कोई नहीं तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है। देखो, अगर हम नॉर्मल लाइफ में अपने घर पे बैठकर अगर हमारा मूड ख़राब होता है तो हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, किस लिए ख़राब है, क्या ऐसी चीज़ है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, स्टैक ऑफ क्वेश्चंस हम पे डाल दिए जाते हैं, है ना। पर अगर आप हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे आपका मूड ख़राब है, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता है। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे हैं, एक हॉस्पिटल जैसी जगह पे है, क्योंकि उन लोगों का ये एक इमेज बन गया है ना, एक इमेज बन गई है उनके माइंड में कि अगर आप एक हॉस्पिटल जैसी जगह में हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मूड ख़राब होगा। कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपका मूड क्यों ख़राब है, इज इट इट। स्लाउचिंग अलोंग थ्रू द अंडरग्राउंड गैरेज, riding wordlessly on the elevator with the other customers बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रखिए। देखिए, स्लाउचिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। बेसिकली मैं कहूँगा तो बहुत लेजीली चलना। ओके, बहुत मतलब स्लाउचिंग का मतलब होता है बहुत लेजीली, बहुत अपने कंधे डालकर, जैसे कि हमने नाइफ को पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही। ओके, स्लाउचिंगली चल रहे हैं लोग, कहाँ से, एक अंडरग्राउंड गैरेज से। ओके, एक अंडरग्राउंड गैरेज से बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। ओके, राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर विद द अदर कस्टमर्स, किसके थ्रू, एलिवेटर के थ्रू, मतलब लिफ्ट के थ्रू, बिना बोले शांति से, बिल्कुल शांति से चल रहे हैं अदर कस्टमर्स के साथ, जो ऑल कस्टमर्स जा रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर्स का मतलब क्या है, हम सबको पता है हॉस्पिटल एक ऐसी जगह अब बन गई है कि वहाँ पे बिना पैसे आपको नहीं इलाज हो सकता। ओके, जैसे कि एक कस्टमर होता है ना, जब तक आपने पैसे नहीं दिए तब तक आपको चीज़ नहीं मिलेगी। दुकान में एक कस्टमर आया, कस्टमर जब तक पैसे नहीं देगा, जब तक आपको पैसे नहीं देगा तब तक आप क्या उसे चीज़ दे देंगे, नहीं देंगे। सेम ऐसा ही आजकल हॉस्पिटल में बन गया है कि जब तक आप अपनी फीस को सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका इलाज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कस्टमर्स का मतलब है कि हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं, कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि जब तक आपने पैसे नहीं दिए तब तक आपका इलाज नहीं होगा। सेम स्कूल्स में है, इज इट। तो यहाँ पे कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका मतलब है कि आजकल हॉस्पिटल एक पेशेंट के लिए नहीं, एक कस्टमर के लिए चल रहा है, क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक आपका इलाज नहीं होगा। ओके, और जितने भी पेशेंट हैं, कस्टमर्स मतलब जितने भी पेशेंट हैं, ओके, वो सब एक मतलब बहुत डार्क बीइंग डोर्स का मतलब है बहुत डार्क डोर में, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, उस डोर पे साइलेंटली जा रहे हैं। वर्डलेसली का मतलब है साइलेंटली। ओके, साइलेंटली जा रहे हैं एक बहुत अंधेरी दरवाजे से, जो कि कैसा लग रहा है, जिसकी दीवारें कैसी लग रही है, प्रिजन की तरह लग रही है, मतलब जेल की तरह लग रही है। ओके, बीइंग का मतलब होता है बहुत डार्क, येलोश डार्क कलर। ओके, तो येलोश का मतलब है यहाँ पे थोड़ी सी लाइटें हैं, थोड़ी सी लाइट्स लगी है, एक दो लाइट्स छोटी छोटी लगी है, और बाकी सब बहुत डार्क है। ओके, और बाकी सब कैसे जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप किसी जेल में जा रहे हो, कोई कैदी हो। ठीक है,
देन अब दूसरे स्टेजा में पोइट कहते हैं आई लाइक द हॉस्पिटल फॉर द वे इट ग्रांट्स परमिशन फॉर पैथोस। मतलब अब दूसरे स्टेजा में पोइट कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल पसंद है। ओके जो दूसरा स्टेज है उसमें कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल पसंद है क्योंकि ये हमारे इमोशंस को शो करने के लिए, हमारे इमोशंस को निकालने के लिए परमिशन देता है। एक हॉस्पिटल ही ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने पैथोस का मतलब है हमारे इमोशन, हमारी पैशंस, ओके जो हमारी फीलिंग्स हैं उन्हें निकालने की परमिशन देता है। ठीक है, और कोई ऐसी जगह नहीं है। अगर आप ओपन वर्ल्ड में, अगर आप सोसाइटी में ऐसा करेंगे, अपनी फीलिंग्स को निकालेंगे तो सब पे हंसेंगे, सब आपको अजीब सा देखेंगे, इज इट। पर हॉस्पिटल में ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। आप रोना चाहते हैं आप रो सकते हैं, आप हंसना चाहते हैं आप हंस सकते हैं। ओके मतलब एक हॉस्पिटल ही ऐसी जगह है जो आपको परमिशन ग्रांट करता है फॉर शोइंग योर पैथोस, फॉर शोइंग योर फीलिंग्स। Okay, and the mother with cancer deciding how to tell her kids the world girl gazing downward at the shunt installed above her missing breast। और जो मदर है जो कैंसर से मतलब डायग्नोज्ड है, जो कैंसर है जिसे तो जिन्हें वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि वो कैसे बताए अपने बच्चों को कि अब वो लाइक ज़्यादा नहीं रह सकती। ओके अब वो ज़्यादा नहीं जी सकती। ओके तो जो मदर है शी इज़ हेजिटेटिंग, वो हेजिटेट हो रही है रिवील करने में उसकी एलमेंट का मतलब उसकी बीमारी अपने बच्चों से, कि वो कैसे बताए अपने बच्चों को कि अब उसे कैंसर है, अब वो नहीं रह सकती, अब वो नहीं जी सकती, इज इट। और जो वर्ल्ड गर्ल है दूसरी तरफ वो नीचे कर रहे हुए हैं अपना सिर, आप देख सकते हैं। द वर्ल्ड गर्ल गेजिंग डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की तरफ देख रही है, होपलेस है वो, बिल्कुल नीचे की तरफ देखने का मतलब है वो बिल्कुल डिप्रेशन में आ चुकी है, होपलेस है। ओके और अपने ट्यूब को देख रही है। ओके अब नीचे देख रही है द शंट का मतलब होता है वो ट्यूब जहाँ से आपको ब्लड या कोई फ्लूइड जाता है, इज इट। उस शंट को देख रही है ओके डिप्रेशन से। इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट, और अपने मिसिंग ब्रेस्ट को मतलब इंस्टॉल कर रही है, मतलब वो खोज रही है अपने मिसिंग ब्रेस्ट को। ओके यहाँ पे ओवरऑल का मतलब है कि वो डिप्रेशन में आ चुके हैं। यहाँ पे डिप्रेसिव मूड का डिस्क्रिप्शन किया गया है टोनी होगलैंड के थ्रू। The crone in her pajamas, walking with an ivory pole. I don't like the smell of antiseptic or the air conditioning set on high all night, or the fresh flour tossed into the waste basket. अब यहाँ पे टोनी होगलैंड कहते हैं कि द क्रोन इन हर पजामा, क्रोन का मतलब होता है जो पेशेंट है, ओके जो ओल्ड वुमेन है अपने पजामा में, वो एक आईवी पोल के थ्रू चल रही है। उसके मतलब वो एक आईवी पोल है आपका इंट्रावेनस पोल। ओके आईवी पोल का मतलब है इंट्रावेनस पोल, वो पोल जो कि आपका मतलब ब्लड और जितनी भी मेडिसिन होती है वो सब सप्लाई करता है। ओके आईवी पोल एक इंट्रावेनस पोल है जिसपे जो मेडिसिन वैक्स है, जो फ्लूइड्स हैं वो सारे टगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जो बूढ़ी औरत है, जो क्रोन है अपने पजामा पहने हुआ है, वो एक आईवी पोल के संग मतलब एक इंट्रावेनस पोल के थ्रू चल रही है। ओके यहाँ पे ये बताया गया है कि हॉस्पिटल में वो बाउंड है, उस चीज़ से बाउंड है कि वो बिना इंट्रावेनस पोल के, बिना आईवी पोल के वो चल भी नहीं सकती, वो यहाँ पे बाउंड हो चुकी है। ओके पोइट कहता है कि मुझे एंटीसेप्टिक की स्मेल नहीं पसंद, ओके और ना ही एसीज मुझे पसंद है जो कि पूरी रात हाई टेम्परेचर पे रहती है, मतलब उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। ओके सेट ऑन हाई का मतलब है उनका टेम्परेचर बहुत लो रहता है, लो टेम्परेचर रहता है। ओके मुझे वो भी नहीं पसंद। और वहाँ पे जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो बास्केट में, वो लिटर बिन्स में, वेस्ट बास्केट का मतलब है यहाँ पे डस्टबिन, वो डस्टबिन में पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे देखो फ्लावर किसका सिंबल होता है, लव का सिंबल होता है, सिंपैथी का सिंबल होता है। तो यहाँ पे फ्लावर को भी टॉस कर दिया गया है, मीन्स जो फ्लावर है वो भी ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जो एनवायरमेंट है बहुत ज़्यादा नॉक्सियस है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत बुरा है, इज़न्ट इट। But here poet says, but I like the way some
pupil or their plastic chairs break out a notebook and invent a complex scoring system to tally up their days on earth. पर मुझे एक चीज़ पसंद आई, लोगों की पेशेंट की एक चीज़ पसंद आई कि वो प्लास्टिक चेयर पर बैठे हुए, मतलब अपनी चेयर पर बैठे हुए, जो व्हील चेयर है उस पर बैठे हुए एक नोटबुक निकालते हैं। ब्रेकआउट का मतलब है नोटबुक निकालते हैं। ब्रेकआउट इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है ब्रिंग। एक नोटबुक लाए हैं अपने साथ और एक नया गेम उन्होंने अपने आप को एंटरटेन करने का एक नया वे उन्होंने खोज लिया है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम। ये गेम का नाम है, उन्होंने नया गेम खोज लिया है और वो किस तरीके से खेल रहे हैं, वो अपनी डेज को उस में गिनते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम का मतलब है वो स्कोर कर रहे हैं अपने आप को, वो अपने डेज को गिन रहे हैं कि मेरे पास कितने डेज और बचे हैं इस धरती पर। मतलब उन्हें पता है कि दैट इज सर्टेन, इज इट। द कॉलम, अब वो गेम को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये जो गेम है आपका कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम, ये किस तरीके का गेम है। ठीक है, देखो उन्होंने दो कॉलम बनाए गए हैं। एक कॉलम में उन्होंने क्या लिखा है, द कॉलम ऑन द लेफ्ट दैट सेज times I acted like a fool, facing the column on the right that says times I acted like a saint। मतलब दो कॉलम्स बनाए गए हैं इस तरीके से, जैसे ये पेपर है, मैं आपको वर्चुअली बताता हूँ, दो कॉलम्स इस तरीके से बनाए। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल, मतलब वो समय जब मैंने बेवकूफ़ों की तरह मतलब अपने आप को एक्ट किया, अपने आप को बेवकूफ़ की तरह मतलब करा, मतलब उनके जो बैड डीड्स हैं, यहाँ पे बेवकूफ़ का मतलब है बैड डीड्स, उन्होंने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, इज इट। एंड टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट, मतलब जितने भी मेरे अच्छे कर्म हैं। उन्होंने दो कॉलम्स बनाए, यहाँ पे उन्होंने बुरे कर्म अपने बताए हैं और यहाँ पे उन्होंने अपने क्या बताए, अच्छे कर्म बताए हैं, इज इट। वो सारे अपने बुरे कर्म और अच्छे कर्म को लिख कर अपने काउंट करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, इज इट। नेक्स्ट, आई लाइक द लॉन्ग prairie of the waiting, the forced intimacy of the self with the self। बट मुझे जो लॉन्ग प्रेरी का मतलब है यहाँ पे एक ग्रासी ग्राउंड, ओके, बहुत बड़ा सा ग्रासी ग्राउंड, ओके। तो मुझे वहाँ पे पसंद है, मुझे उस ग्रासी ग्राउंड में बैठना, ओके। ऑफ द वेटिंग द फोर्स इंटीमेसी ऑफ सेल्फ विद द सेल्फ, मतलब पोइट कहते हैं कि मुझे उस ग्रासी ग्राउंड में बैठना पसंद है और वहाँ पे जो लोग हैं उस ग्रासी ग्राउंड में बैठ के अपने आप से बातें करते हैं, ओके। द फोर्स इंटीमेसी ऑफ सेल्फ विद द सेल्फ, मतलब अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को कन्फेस करते हैं, अपने आप को आप कह सकते हैं संभालते हैं, ओके, अपने आप को संभालते हैं। ऑफ ईच सिक person standing in the middle of a field like a tree wondering what happened to the forest, और हर बीमार पर्सन जो है वो उस ग्राउंड के बीच में खड़ा है और अपने चारों तरफ देख रहा है और वो सोच रहा है, बहुत ज़्यादा स्टन्ड है वो, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है, अमेज्ड है कि बाकी के पेड़ों को क्या हो गया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब लोगों को क्या हो गया, मतलब इसका बहुत डीपा मीनिंग है। यहाँ पे पोइट के थ्रू लोनलीनेस को बताया गया कि मतलब किस तरीके से जो वो एक पेशेंट होता है, एक पर्सन होता है, वो और सोसाइटी से अकेला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि बाकी के जो फॉरेस्ट थे, बाकी के पेड़ों को क्या हो गया, मैं सिर्फ अकेला क्यों हूँ। मतलब यहाँ पे जो पेशेंट है वो ये बता रहा है कि बाकी के सोसाइटी से मैं अलग क्यों हो गया। आप सबको पता है जो बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं, बाकी जो सही होते हैं वो अपनी सोसाइटी में अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे होते हैं। तो वो जो पेशेंट है, जो बीमार है, वो सरप्राइज है कि मैं ही अकेला क्यों हूँ, बाकी के लोग उधर क्यों हैं, इज इट। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट है, मतलब जो ट्री है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि बाकी के फॉरेस्ट, बाकी के ट्रीज कहाँ गए। अंडरस्टैंड। And once I saw a man in a lime green dressing gown housed over a chair, a man who was not yelling at the doctors or pretending to be strong or making a mumbled phone call to his wife। और मैंने एक बार देखा कि जो मैन है विद a lime green dressing गाउन, जिसका गाउन जो है वो लाइम ग्रीन कलर का है, वो चेयर पे बहुत झुककर बैठा है। हाउस का मतलब बेंड होकर बैठा है बहुत बुरी तरीके से, ओके। बेंड होने का मतलब है बहुत स्लाउचली बैठा है, isn't it? A man who was not yelling at the doctor or pretending to be strong, वो पर्सन मतलब डॉक्टर से कुछ कह भी नहीं रहा था और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड कर रहा था। भले ही वो बहुत थका हुआ है, बहुत बीमार है, पर फिर भी वो डॉक्टर को कैसा प्रिटेंड कर रहा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, इज इट।
एंड और मेकिंग अ मम्बर्ड फोन कॉल टू हिज वाइफ, और फिर वो क्या करता है, एक कॉल लगाता है अपनी वाइफ को। ओके, अपनी वाइफ को कॉल लगाता है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि जो पर्सन है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बहुत स्लाउचली बैठा है। ओके, वो ना ही डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में कुछ बता रहा है, ना ही डॉक्टर पे चिल्ला रहा है। ओके, और ना ही वो प्रिटेंड कर रहा है अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसने अपनी वाइफ को भी नहीं कॉल करके बताया कि मुझे ये बीमारी है। इज इट, मतलब वो अपना जो दुख है वो किसी से बता नहीं पा रहा है, किसी को बता नहीं पा रहा है। बट वन सॉबिंग विदाउट शेम, पर दूसरी तरफ जो एक पेशेंट है वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, मतलब बिना किसी शर्म के वो रोए जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। Okay, pumping in all out from the bottom of the self, the overflowing bilge of helplessness and rage, a man no longer expecting to be saved. वो पर्सन जो है अपनी जितनी भी गुस्सा है, अपने जितना भी दर्द है, वो सब अंदर से निकाल रहा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेल्फ, मतलब अपने अंदर से वो सारा गुस्सा वो सारा दर्द निकाल रहा है, जो कि ओवरफ्लो हो गया था बिल्कुल बाइल्ज की तरह। बाइल्ज एक शिप का वो पार्ट होता है जो भर जाता है, तो जब वो भर जाता है तो उसे क्या करते हैं शिपर्स, जो शिपमैन्स होते हैं, वो उसे निकाल के समुद्र में ही फेंक देते। तो इसी तरीके से यहाँ पे बाइल के एग्जाम्पल दे के बताया गया कि एक पर्सन के अंदर इतना दुख दर्द भर गया है कि वो अपने चिल्ला रहा है, वो इतना चिल्ला रहा है कि वो अपना सारा दुख दर्द वो बाहर निकाल रहा है। अंडरस्टैंड? और उसके अंदर ज़रा भी होप नहीं बची कि अब वो जी सकता है। ओके, तो यहाँ पे दो पर्सन दिखाए गए हैं, दो अपोजिट पर्सन दिखाए गए हैं, कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटीज दिखाई गई हैं कि एक पर्सन है वो इतना शेमफुल है कि डॉक्टर से ना ही चिल्ला रहा है डॉक्टर को, ना ही वो अपने वाइफ से, अपनी स्पाउस से बात कर रहा है कॉल पर। ओके, और ना ही वो कुछ एक्टिव है, मतलब बहुत बुरी तरीके से बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन है वो बहुत चिल्ला रहा है, बुरी तरीके से बिना शेम के चिल्ला रहा है, अपने अंदर के जितना भी गुस्सा, जितना भी रेस है, वो सबको निकाल रहा है बाहर। इज इट इट? तो अब वो क्यों चिल्ला रहा है वो? क्योंकि उसे पता है कि अब वो नहीं जी सकता। ओके, अब उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल एज पर है, बिल्कुल एंड पर है। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. After that, but if you looked, you could see that he was holding his own hand in sympathy, listening to every single word, and he was telling himself everything. पर अगर आप उस इंसान को बहुत ध्यान से देखेंगे जो अपने आप को चिल्ला रहा है, अपने आप को बहुत बुरी तरीके से कह रहा है, तो आप देखेंगे कि वो अपने दोनों हाथों को कस के पकड़ा हुआ है और अपने आप को कंसोल कर रहा है, अपने आप को समझा रहा है। ओके, अपने आप को समझा रहा है कि दैट सिंपैथी से अपने आप को वो समझा, मतलब हर सेकंड वो अपने आप को समझा रहा है, अपने आप को कंसोल कर रहा है। ओके, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, तो ये थी आपकी सेकंड पोएम व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल। आई होप आपको समझ आई होगी। ओके, तो ये किस पर बेस है? कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पर बेस है कि कैसे हम कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब है वो टाइम जहाँ पर वॉर्स, रिवॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें होती थी, मतलब युद्ध वगैरह होते थे, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम। तो उस टाइम पे इंसान को इतनी भी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने दर्द को किसी दूसरे इंसान से कह भी सके। ओके, तो वो अपने दर्द को अपने अंदर ही रखते थे। तो एक ऐसा प्लेस मिला जहाँ पे वो अपने सारे दुख दर्द को बाहर निकाल सकते हैं, वो था हॉस्पिटल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप अपने सारे दुख दर्द को मिटा सकते हैं। आपने एक कॉन्ट्रास्टिक लाइक कंपेरिजन किया दो लोगों के बीच में। एक पर्सन जो कि डॉक्टर पे चिल्ला रहा था, अपनी भड़ास निकाल रहा था। ओके, जैसे कि शिप में जो जितनी भी गंदगी हो जाती है वो निकालते हैं, इस तरीके से अपनी भड़ास को निकाल रहा था। वही दूसरा पर्सन बहुत धीली तरीके से बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ तो नहीं रहा था। इसलिए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट थी। आप आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो लेट्स मूव टू द थर्ड पोएम दैट इज सोनेट 116 बाय विलियम शेक्सपियर। अब इस सोनेट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज, आप मुझे बताइए क्या है इसका नाम। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लेट मी नॉट टू द बैरियर्स ऑफ ट्रू बाइट्स। ओके, लेट मी नॉट टू द बैरियर्स ऑफ ट्रू बाइट्स। ये सोनेट 116 किसके ऊपर लिखा गया है? ट्रू लव के ऊपर लिखा गया है। ट्रू लव की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या कैसे हम ट्रू लव को डिफाइन करना चाहिए, हम उसके ऊपर लिखा है। वैसे आजकल तो बहुत रेयर है ये ट्रू लव, हमें नहीं दिखता है जल्दी। ओके,
बट विलियम शेक्सपियर ने ट्रू लव की डिफाइन किया है अच्छी तरीके से, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। उससे पहले सॉनेट 116 क्या है। 14 लाइफ्स की एक वो पोअम जो कि एक राइम से शुरू होती है, जिसके अंदर एक स्वीट सी राइम होती है। ओके। और ये वाला जो सॉनेट 116 है कब लिखा गया था? 16th सेंचुरी को लिखा गया था। इसकी अगर आप थीम की बात करें, सो लव एंड ब्यूटी, एक रियल ब्यूटी बेसिकली, ये इनकी दो थीम होती है। ओके। और ये सबसे रोमांटिक, मोस्ट रोमांटिक है, रोमांटिक सॉनेट है, मोस्ट रोमांटिक सॉनेट, मोस्ट रोमांटिक सॉनेट है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं सॉनेट 116 को, जो कि कब पब्लिश किया गया था? 1609 में। ओके। 1609 में इस सॉनेट को पब्लिश किया गया था बाय विलियम शेक्सपियर। चलिए, तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू बाइट्स admits impediments. Love is not love that which alters when it alteration fight. विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैं नहीं मानता दैट किसी तीसरे के आने से, ओके, किसी तीसरे के आने से मतलब सॉरी, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, लेट्स बी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू बाइट्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मतलब अगर दो सच्चे लवर्स हैं, ओके, दो सच्चे लवर्स हैं, मैरिज का यहाँ पे मतलब है यूनियन से, अगर दो सच्चे लवर्स हैं तो उनके यूनियन को कोई नहीं तोड़ सकता। कितनी भी इम्पेडिमेंट्स का मतलब है मुसीबतें, हर्डल्स, कितनी भी हर्डल्स आ जाए, उनके ट्रू लव को नहीं तोड़ सकती, उनके ट्रू माइंड्स को नहीं तोड़ सकती। लव इज नॉट लव विच एल्टर्स व्हेन इट एल्टरेशन फाइट। एक सच्चा लव वो नहीं है जो मुसीबत देखकर चेंज हो जाए। मतलब अगर किसी एक लवर पे, जैसे लवर्स हैं, किसी एक पर मुसीबत आई, एक के पास पैसे नहीं है तो दूसरी जगह भाग जाए, ये ट्रू लव नहीं होता है। ट्रू लव क्या होता है? जो एंड तक रहे, ओके, एंड तक रहे, वो होता है ट्रू लव। ओके। तो क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर? लव वो नहीं है जो एल्टर मतलब चेंज हो जाए, एल्टरेशन देखकर, मतलब प्रॉब्लम्स को देखकर। मतलब अगर आपके लवर्स पे प्रॉब्लम आई है और अगर उसने आपको छोड़ दिया है तो वो ट्रू लव नहीं था, दैट वाज अ फॉल्स लव, इजंट इट? और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और या फिर किसी तीसरे के आने से, रिमूवर टू रिमूव को मतलब किसी तीसरे के आने से रिमूव हो जाए। सपोज दो लवर्स हैं, उनके बीच में कोई तीसरा आ गया तो दोनों का लव टूट गया, ये भी ट्रू लव नहीं होता। मतलब ट्रू लव वो नहीं होता जो किसी तीसरे के आने से टूट जाए, और ट्रू लव वो भी नहीं होता जो मुसीबत को देखकर अपना रास्ता बदल दे। ठीक है। क्या होता है ट्रू लव? अब बताते हैं। यहाँ पे ओ नो का मतलब है, यहाँ पर ओ नो इज, ये जो ओ नो है, दिस इज अ डिक्लेमेटरी, ये डिक्लेमेटरी है। मतलब यहाँ से पैसेज ऑफ टाइम शुरू होता है, मतलब सेकंड क्वार्टेट शुरू होता है। देखिए आप समझ पा रहे हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी, या आप कह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टेट है, वो खत्म हो चुका है। यहाँ ओ नो से आपका सेकंड क्वार्टेट शुरू होता है। ओके। ओ नो से आपका सेकंड क्वार्टेट शुरू होता है। फर्स्ट क्वार्टेट का क्या मतलब है, सेकंड क्वार्टेट का क्या मतलब है, वो सब आप मेरी सॉनेट 116 में जाके देख सकते हैं। क्वार्टेट का मतलब है 4 लाइन्स का पेयर, इजंट इट? तो ओ नो यहाँ पे डिक्लेमेटरी शुरू हो गया है। ओके। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। ये लव क्या है? अब यहाँ पे जो डिक्लेमेटरी है, डिक्लेमेटरी मतलब इस डिक्लेमेटरी के बाद विलियम शेक्सपियर बताते हैं ट्रू लव क्या है। अभी तक के जो 4 स्टेजास थे उसमें आपने देखा कि ट्रू लव क्या नहीं होता, एक फॉल्स लव क्या होता है। ओके। अब आप देखिए कि एक ट्रू लव की सच्ची परिभाषा क्या है, एक सच्ची डेफिनेशन क्या है। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ट्रू लव एक फिक्स्ड बाग की तरह है, एक एवर फिक्स्ड बाग मतलब एक परमानेंट बाग की तरह है, दैट लुक्स सो टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। मतलब जो कि एक टेम्पेस्ट, जैसे एक टेम्पेस्ट मतलब जैसे एक तूफान भी नहीं हिला सकता। फिक्स लव मतलब एक ट्रू लव एक फिक्स्ड बाग की तरह है, जैसे एक टेम्पेस्ट, एक तूफान भी नहीं हिला सकता। ओके। टेम्पेस्ट का मतलब है तूफान। इट इज द स्टार टू एवरी वेडरिक वर्क हुज वर्ड्स अननोन ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन। मतलब ये एक वो स्टार की तरह है, ये वो पोल स्टार की तरह है जो सबको रास्ता दिखाता है।
पोल स्टार क्या होता है? देखो, पहले के ज़माने में जब लोग रास्ता भटक जाते थे समुद्र में, तब वो पोल स्टार का यूज़ करते थे रास्ते को देखने के लिए। ओके, पोल स्टार एक आप कह सकते हैं क्लॉक की तरह एक डायरेक्शन दिखाने वाला था। ओके, तो उसका यूज़ करते थे रास्ता देखने के लिए। तो विलियम शेक्सपियर क्या कह रहे हैं कि एक पोल स्टार की तरह है, एक उस स्टार की तरह है जो भटके हुए को क्या दिखाता है, रास्ता दिखाता है। जैसे कि एक वॉन्डरिंग बार्क होती है। ओके, एक वॉन्डरिंग बार्क मतलब जैसे एक भटकी हुई नाव होती है, उसे एक रास्ता दिखाता है पोल स्टार, जैसे कि एक स्टार होता है। उसी तरीके से जो ट्रू लव है वो भी एक पोल स्टार की तरह है, जिसकी आप हाइट तो देख सकते हैं। ओके, उसकी आप हाइट तो नाप सकते हैं उस पोल स्टार की, पर उसकी वर्थ, उसकी सिग्निफिकेंस आप नहीं देख सकते। Okay, love's not time's fool, though rosy lips and cheek within his wending sickles compass come. और लव जो है वो टाइम का नौकर भी नहीं है। मतलब लव जो है वो टाइम का नौकर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाइम बदला, आप थोड़े बूढ़े हुए, आपके रिंकल्स आए, लव ने आपको छोड़ दिया। दिस इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू लव, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रू लव। ओके, देन within his bending sickle compass come, love alters not with his brief hours and weeks. अब यहाँ पे ट्रू लव को किससे कंपेयर किया गया है? सिक्किल से कंपेयर किया गया है। सिक्किल का मतलब होता है दराती। ओके, जो घास को काटती है। तो एक ट्रू लव दराती की तरह है, एक सिक्किल की तरह है, जो कि हर प्रॉब्लम को घास की तरह काट देती है। जैसे कि एक सिक्किल होती है वो घास को काटने के काम आती है, इसी तरीके से जो ट्रू लव है वो भी प्रॉब्लम्स को काटने के काम आता है। ओके, लव ऑल्टर्स नॉट विद द ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। ट्रू लव एक वो नहीं होता जो छोटे से समय के लिए हो, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग, एक लॉन्ग लास्टिंग लव होता है। ओके, बट wears इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। पर ट्रू लव क्या होता है? यहाँ पे विलियम शेक्सपियर क्या कह रहे हैं? ट्रू लव वो नहीं होता जो कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स या कुछ सालों के लिए होता है, वो ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव क्या है? जो कयामत के अंत तक रहे। मतलब डूब का मतलब है जो कयामत होती है, जिसे हम तबाही कहते हैं। ओके, तबाही के अंतिम दिन तक रहे। ओके, वो होता है आपका ट्रू लव। अब यहाँ पे दो जो लास्ट के आप लाइन्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं? हियर ही सेज, आप इन दोनों लाइन्स को क्या कहते हैं? अ नोट ऑफ सर्टेनिटी। ओके, नोट ऑफ सर्टेनिटी मतलब यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने इन दो लाइन्स को, ये जो दो लाइन्स है मैं आपको बता दूँ, इन दो लाइन्स को क्या कहते हैं? नोट ऑफ सर्टेनिटी। इन दो लाइन्स में विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि अगर इनमें से जो भी बात मैंने अभी तक आपको बताई है, इनमें से कोई एक बात भी झूठ निकली, ओके, ये जितनी भी मैंने डेफिनेशन बताई है ट्रू लव की, इनमें से कोई भी एक बात अगर झूठ निकली, कोई भी एक डेफिनेशन अगर झूठ निकली, तो आप मुझे उसी वक्त, मतलब मैं लिखना छोड़ दूंगा। ओके, अगर आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन बी प्रूव्ड, आई नेवर रिच नॉट नो मैन एवर लव। मतलब अगर इनमें से कोई भी बात छोटी निकली, कोई भी बात अगर झूठी निकली, आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया कि ये ट्रू लव की डेफिनेशन नहीं है, तो मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं लिखना बंद कर दूंगा, और ना ही कोई ट्रू लवर्स जो है वो आज के बाद लव करेंगे। मतलब यहाँ पे एक सर्टेनिटी से कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर, दिस इज अ नोट ऑफ सर्टेनिटी, एक सर्टेन थिंग बता रहे हैं। और इसी के साथ आपका 116 भी खत्म हो जाता है। इट ऑल्सो वाइट अप। लेट्स मूव टू द फोर्थ poetry. Okay, so let's move to our fourth poem, that is Death of a Naturalist by Seamus Heaney. Death of a Naturalist, इसका मतलब क्या है? एक नेचुरलिस्ट की डेथ। नेचुरलिस्ट कौन? वो पर्सन जिससे नेचर से लव होता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक नेचुरलिस्ट है। ओके, अब यहाँ पे मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी भी नेचुरलिस्ट की डेथ की बात मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे उस नेचुरलिस्ट की डेथ जो कभी नेचर से प्यार करता था, पर नेचर की छोटी सी हरकत की वजह से, नेचर की छोटी सी नटोरियसनेस की वजह से, नेचुरलिस्ट जो है, ये जो पोइट है, वो क्या हो जाते हैं? मतलब उनका जो प्यार है नेचर के थ्रू, मतलब नेचर के लिए, वो खत्म हो जाता है। ओके, तो चलिए समझते हैं आप डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये सीबस हेनी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द पोम। पोम शुरू होती है, ऑल एयर
देखिए यहाँ पे फ्रॉक्स के बारे में थोड़ी बात होगी, तो फ्रॉक्स की बायोलॉजी आपको थोड़ी आनी चाहिए। अगर नहीं आती, आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, एंटी सोफोफोबिया, उसमें मैंने एंटायर फ्रॉक को एक्सप्लेन किया है, आप उधर देख सकते हैं। जस्ट किडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस दिस poetry. Okay, all year the flex stem festered in the heart of the townlet, green and heavy-headed. Flex had rotted there, weighed down by huge swords. यहाँ पे जो पोइट है सीबेस, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसे, फ्लैक्स डैम को। फ्लैक्स डैम, फ्लैक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, देखिए मैं आपको बता दूँ। फ्लैक्स एक टाइप का फाइबर होता है, ओके, जो कि एक टाइप का प्लांट कह सकते हैं, जिसमें से फ्लैक्स फाइबर को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो फ्लैक्स डैम मतलब एक ऐसा पॉट, एक ऐसा तालाब जिसमें फ्लैक्स जो कि एक प्लांट है उसे रखा जाता है, जिससे कि फ्लैक्स जो है वो सड़ सके, जो फ्लैक्स के प्लांट्स है वो सड़ सके और उनमें से फ्लैक्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, फ्लैक्स एक फाइबर है जो कि कपड़े बनाने के काम आता है। तो फ्लैक्स डैम में पूरे साल फ्लैक्स को सड़ाया जाता है। Okay, all year the flax stem festered in the heart of the townlet, green and heavy-headed. Flax had rotted there, weighted down by the huge swords. मतलब एक पूरे साल जो फ्लैक्स स्टेम है, फ्लैक्स स्टेम एक ऐसा पॉट है, ओके, जहाँ पे फ्लैक्स को रखा जाता है जिससे कि सन में एक्सपोज होके वो सड़ सके, जिससे कि हम उससे क्या फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो पूरे साल यहाँ पे कहते हैं पोइट कि पूरे साल उस फ्लैक्स डैम में फ्लैक्स को सड़ाया जाता है, ओके, जो कि कहाँ पे है, टाउनलैंड में। ऑफ द इन द हार्ट ऑफ द टाउनलैंड का मतलब है टाउन के बीच में। हार्ट हमारे कहाँ होता है, बीच में होता है, चेस्ट के कहाँ होता है, बीच में। ऐसे ही यहाँ पे टाउन का हार्ट, जो फ्लैक्स डैम है उसे हार्ट बताया गया है टाउन का, क्योंकि वो बीच में है, टाउन के बीचों बीच में है। तो इसलिए जो फ्लैक्स डैम है वो टाउन के बीच में है, जहाँ पे फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स एक प्लांट होता है जैसे कि मैंने बताया, उससे रख सड़ाया जाता है उस पानी में, उस पॉन्ड में, जिससे कि उससे एक फाइबर निकल सके लेलिन नाम का। ठीक है, तो फ्लैक्स को रॉट किया जाता है वहाँ पे, और पानी में उसे क्या किया जाता है, डुबाया जाता है बाय द ह्यूज सॉर्ट्स। सॉर्ट्स का मतलब होता है छोटे छोटे, आप कह सकते हैं स्मॉल, आप कह सकते हैं सॉइल, सॉइल के पीस। ओके, सॉर्ट्स का मतलब होता है स्मॉल, जो सॉइल है उससे उसे ढका जाता है। ठीक है, डेली इट्स sweltered, daily it sweltered in the punishing sun, bubbles gargled delicately, blue bottles wove a huge gauze of sound around the smell। और डेली कड़ी धूप में, मतलब बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग समर में, पनिशिंग सन का मतलब है बहुत स्कॉचिंग समर, ओके, बहुत इतनी तेज मतलब मई जून वाली समर, ओके, तो इतनी समर में उसमें से क्या होता है, वो स्वेल्टर्ड। स्वेल्टर का मतलब होता है गाइस, स्वेल्टर मीन्स बहुत ही हॉट स्कॉचिंग समर, ओके, बहुत गर्मी में, पनिशिंग सन में, एकदम पनिशिंग सन मतलब बहुत गर्म में, उसमें जो पॉन्ड में बबल्स होने लगते हैं, बबल्स फूटने लगते हैं, गागल्ड होने लगते हैं, बबल्स गागल्ड डेलिकेटली, मतलब बबल फूटने लगते हैं। इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पे बबल्स फूटने लगते हैं। और जो ब्लू बॉटल एक टाइप का इंसेक्ट होता है, ओके, ब्लू बॉटल इज नथिंग बता ब्लू फ्लाइज, जो ब्लू फ्लाइज होती है उन्हें हम ब्लू बॉटल्स कहते हैं। वो चारों तरफ उस फ्लैक्स डैम के चारों तरफ वो घूमती रहती हैं, ओके, और एक साउंड, एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है उस चारों तरफ। वो क्यों घूम रही है, क्योंकि वहाँ की जो स्मेल है, जो रॉटिंग स्मेल है, वो उन बजिंग बर्ड्स को, उन बजिंग लाइक ब्लू बॉटल्स को पसंद आ रही है। इज इट दे वर ड्रैगन फ्लाइज, स्पॉटेड बटरफ्लाइज। और वहाँ पे ब्लू बॉटल्स के साथ साथ ड्रैगन फ्लाइज भी थी और स्पॉटेड बटरफ्लाइज भी थी, मतलब ऐसी बटरफ्लाइज जिस पे स्पॉट थे। बट उन सब में से सबसे बढ़िया क्या थे, सबसे बढ़िया उनमें से क्या लग रहे थे, वार्म थिक स्लॉबर ऑफ फ्रॉग स्पॉन दैट ग्रू लाइक क्लोटेड वाटर इन द सेज ऑफ द बैंक हेयर एवरी स्प्रिंग। पर पोइट को ये सारी चीज़ें कुछ नहीं अच्छी लग रही थी। पोइट को सबसे अच्छा क्या लगा, मतलब पोइट को अट्रैक्ट किसने किया, फ्रॉग स्पॉन ने। फ्रॉग स्पॉन क्या होते हैं, फ्रॉग्स के एग, छोटे छोटे एग्स फ्रॉग के। ठीक है, उन्होंने पसंद, मतलब पोइट को वो अच्छे लगे जो कि उस पॉन्ड के, उस बैंक, उस पॉन्ड के साइड में थे, ओके, उसके साइड में थे।
इजंट इट, जो कि हर स्प्रिंग सीजन में वहाँ पे फ्रॉग स्पॉन होते थे। मतलब पोइट, इसका मतलब पोइट पहले भी आता रहा है यहाँ पर, तो पोइट को पता है कि हर स्प्रिंग सीजन में जो साइट है, रिवर साइट है, जो पॉन्ड साइट है, वहाँ पे फ्रॉग स्पॉन होते हैं। ओके, तो पोइट क्या करता था, आई वुड फिल जैम potfuls of the jellied specks to raise or window sill at home or sleeps at school and waited watch until the fattening dots burst into a nimble swimming tadpole। अब पोइट क्या करता था, पोइट वो एक जार में, एक बर्तन में, एक ग्लास जार में उन स्पॉन्स को, फ्रॉग स्पॉन को लेकर अपने घर ले आता था और विंडो सिल पर, विंडो पर रख देता था। पोइट को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था, इतना अफेक्शन हो गया था उन फ्रॉग स्पॉन से कि वो अपने स्कूल में भी ले जाता था उन फ्रॉग स्पॉन को। ओके, और पूरे दिन उन्हें देखता रहता था कि कब ये इन फ्रॉग स्पॉन में से टैडपोल्स निकलेंगे। ओके, देन एक दिन क्या हुआ, मतलब वो देखता रहता था फ्रॉग स्पॉट को, कब, जब तक वो फ्रॉग स्पॉट टूट ना जाए, तब जब तक वो अंडे जो है वो फूट ना जाए और उनमें से तो छोटे छोटे टैडपोल ना निकल आए। ओके, मिस बॉल्स पोइट की टीचर का नाम है, तो यहाँ पे मिस बॉल्स जो है वो कौन है, टीचर है पोइट की। मिस बॉल वुड tell us how the daddy frog was called a bullfrog and how he croaked and how the baby frog laid 100 of little eggs and this was frog spawn। बिल मिस बॉल्स जो है वो बायोलॉजी टीचर है किनकी, पोइट के। तो पोइट ने उनसे सुना था कि कैसे जो बेल फ्रॉग है, बुल फ्रॉग का मतलब है जो बेल फ्रॉग है, डैडी फ्रॉग है, वो बुल फ्रॉग कहलाते हैं। ओके, और कैसे जो डैडी फ्रॉग है, जो बुल फ्रॉग है, वो क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत बड़ी साउंड, क्रोकिंग साउंड का मतलब होता है बहुत टर टर की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। और कैसे फिर जो आप कह सकते हैं मम्मी फ्रॉग है, वो 100 ऑफ एग्स को ले करती है, 100 ऑफ एग्स को मतलब वो ले डाउन करती है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो जब डैडी फ्रॉग मतलब जो बुल फ्रॉग है वो जब क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल, तभी जो फीमेल है वो क्या करती है, अपने एग्स को ले डाउन करती है। इज इट? और उन्हें क्या कहा जाता है, फ्रॉग स्पॉट। यू कुड टेल द वेदर बाई फ्रॉग्स टू, मतलब और तो और आप फ्रॉग्स को देखकर वेदर भी बता सकते हैं। अगर फ्रॉग्स का कलर येलो है तो इट इज़ द समर सीजन, ये समर सीजन है, सन का सीजन है। और अगर वो ब्राउन है तो वो रेनी सीजन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमोफ्लेज की बात हो रही है, कैमोफ्लाज जो कि मैंने बताया हुआ है। कैमोफ्लाज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो फ्रॉग्स हैं वो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। समर्स में वो येलो हो जाएंगे, रेनी सीजन में वो कैसे हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। ओके, देन वन हॉट डे when fields were rank with cow dung in the grass, the angry frogs invaded the flax jam I dug through the hedges। Now एक दिन पोइट क्या देखते हैं कि जो ग्राउंड है, ओके, जो पूरा ग्राउंड है वो किससे भरा हुआ है, काउ डंग से भरा हुआ है। काउ डंग मीन्स गाय का जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, इज इट, उससे भरा हुआ है। ग्रास पूरी जो है वो किससे भरी हुई है, काउ डंग से भरी हुई है। एंड हेयर जो फ्रॉग्स है वो बहुत ज़्यादा एग्री है। ओके, द एग्री फ्रॉग्स इन्वेडेड द फ्लैक्स डैम आई डग थ्रू द हीजेस। जो एग्री फ्रॉग है वो एकदम से अटैक कर देते हैं, इन्वेडेड का मतलब है अटैक कर देते हैं फ्लैक्स डैम पे। ओके, आई डग थ्रू द हीजेस, आई डग मीन्स जैसे ही वो मुझ पर अटैक करते हैं, क्योंकि मैं उनके फ्रॉग स्पॉट चुरा रहा था तो वो मुझ पर अटैक कर देते हैं, तो मैं डर की वजह से एकदम से भागता हूँ। डक का मतलब है स्केप करता हूँ, मैं एकदम से भागता हूँ। एंड हेयर थ्रू द हीजेस, कहाँ भागता हूँ, बुशेस में चला जाता हूँ, मैं भागकर बुशेस में चला जाता हूँ, मतलब झाड़ियों में डूब जाता हूँ। ओके, एंड टू अ कोर्स क्रोकिंग दैट आई हैड नॉट हर्ड बिफोर, द एयर वॉज थिक विद अ बास कोरस। मतलब इस बार जो फ्रॉग्स हैं, जो डैडी फ्रॉग है, वो इतनी तेज आवाज़ निकाल रहे थे कि इससे पहले मैंने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। मतलब बहुत तेज़ आवाज़ निकाल रहे थे। उनकी जो आवाज़ है वो पूरे इन्वायरमेंट पे कोरस कर रही थी। कोरस का मतलब गूंज रही थी, एको कर रही थी। ओके, इतनी तेज आवाज़ निकाल रहे थे। आफ्टर दैट मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सारे फ्रॉग्स एक साथ मिलकर एक बहुत मतलब तेज, बहुत हाई इंटेंसिटी की, बहुत लो पिच की आवाज़ निकाल रहे थे।
ओके, सारे मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक कोरस गा रहे हो। ओके, आफ्टर दैट odd sorts. Okay, right now the damn gross-bellied frogs were croaked. Odd sorts. Their loose necks pulsed like a sail, सब hoped. और उसी टाइम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉग, एक बहुत बड़ी बेली का फ्रॉग जिसकी बेली बहुत बड़ी थी, वो क्रॉक करता है, वो चिल्लाता है। ओके, वो चिल्लाता है जिसकी जो बहुत उसकी बेली जो थी वो बहुत बड़ी थी। ओके, और वो किस कंडीशन में जाता है, वो कॉक्ड हो जाता है। कॉक्ड का मतलब होता है बहुत, उसकी पोजीशन जो है बहुत अपनी गर्दन को बहुत ऊंचा कर लेता है, इजंट इट। और सोर्स, सोर्स मतलब ग्रास के जो पीसेस है उन पर अपनी गर्दन को बहुत ऊपर कर देता है, और उसकी जो नैक है वो बिल्कुल ऐसे हिल रही थी जैसे कि बोट की जो सेल होती है, बोट पे जो आप कह सकते हैं उनकी जो नेक है वो ऐसे हिल रही थी जैसे कि सेल, जो बोट होती है उसकी सेल एरिया होती है उसकी तरह, isn't it? Then after that the slap and plop were opposite threads subset poised like mud uh, grenades, their blood heads farting. I second turned and ran the great slime gigs. और वो सारे फ्रॉक्स ऐसे बैठे थे जैसे कि वो अभी हम पर हमला बोल देंगे। ओके, सारे इस तरीके से बैठे थे कि जैसे कि वो अभी हम पर हमला बोल देंगे। होप का मतलब होता है वो अभी हम पर जंप करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस द डिफरेंट साउंड। वो सारी क्या कर रहे थे, डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहे थे। ओके, स्लैप एंड पर्प का मतलब है डिफरेंट साउंड्स को वो प्रोड्यूस कर रहे थे सारे जो फ्रॉक्स हैं। ओके, एंड दे वर अबाउट टू जंप ऑन अस, मतलब हम पर अटैक करने की पोजीशन में आ गए। Then poet says, I second, turned and ran. The great slime cakes were gathered there for vengeance, and I knew that if I dipped my hand, the spawn would clutch it. और फिर मैंने देखा फिर इस चीज़ को देखकर, सारे फ्रॉक्स को देखकर मैं तो बीमार हो गया। जो पोइट है वो क्या कहते हैं, मैं बीमार हो गया, मैं सिक हो गया, और मैं पीछे मुड़ा और भागा, बहुत ज़ोर से भागा। ऐसे लग रहा था जैसे कि जो ये बड़े बड़े फ्रॉक्स हैं ये मुझ पर अटैक करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वेजेस का मतलब होता है अटैक, अटैक करने के लिए मुझ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ओके, वो सारी किस अटैकिंग पोजीशन में आ गए थे। और अब मुझे पता चल गया था कि अगर अब मैंने अपना हाथ फ्रॉग स्पॉट निकालने के लिए किया, अगर मैंने अपना हाथ पॉट में दिया फ्रॉग स्पॉट निकालने के लिए, तो सारे जो फ्रॉग स्पॉट है वो मुझे काट लेंगे। ओके, ये जो फ्रॉग्स हैं ये मुझ पर अटैक कर देंगे। ओके, और मुझे नहीं छोड़ेंगे। और यहीं पर आपकी फोर्थ पोअम भी फिनिश हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोअम है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगी। लेट्स मूव टू आवर लास्ट पोअम दैट इज स्ट्रेंज बीटिंग बाय बेल्फ्रेड ओवेन। ओके, हम लास्ट पोअम पे आ गए हैं, स्ट्रेंज बीटिंग पर। नाउ दिस पोअम इज, यू ऑल नो, एक वॉर पोअम है, मतलब एक ऐसी पोअम है जो कि डिस्क्राइब की गई है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, और ये पोअम विल्फ्रेड ओवेन की डेथ के एक महीने बाद, एक साल बाद पब्लिश हुई थी। ओके, विल्फ्रेड ओवेन की डेथ के एक साल बाद ये पोअम जो है वो पब्लिश हुई थी। ओके, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट विद आर दिस पोअम। ओके, आप देख सकते हैं दिस इज विल्फ्रेड ओवेन जो कि एक सोल्जर थे। आप सोल्जर अटायर्स भी देख सकते हैं इनकी। ओके, सो लेट्स मूव टू द स्ट्रेंज बीटिंग। ओके, नाउ यहाँ पे जो पोइट है विल्फ्रेड ओवेन, उनकी डेथ हो चुकी है, पर उन्हें पता नहीं है कि हाँ मेरी डेथ हो चुकी है। उन्हें लग रहा है कि वो वॉर से बच के, वो जो वॉर हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उससे बचकर बाहर आ गए हैं। ओके, एक टनल के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी मौत हो चुकी है। तो वो कहते हैं, इट सीम्ड दैट आउट ऑफ द बैटल आई स्केप्ड डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल लॉन्ग सिंस स्कूप्ड थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटैनिक वॉर्स हैड ग्रूड। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैं बैटल से बाहर भाग आया हूँ, मतलब मैं बैटल से छूट आया हूँ, मैं बैटल से बाहर भाग आया हूँ। ओके, कहाँ से? एक बहुत डल, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत बड़ी,
प्रफाउंड टनल से, जो कि कभी बहुत बड़ी बड़ी जो वॉर्स होती थी, टाइटैनिक वॉर्स का मतलब है जो पास्ट में बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स हुई है, उस टाइप पर खोदी गई थी टनल। उस टनल से मुझे लगता है मैं बाहर बचकर भाग आया हूँ। ओके, डल टनल का मतलब है डार्क टनल। लॉग से स्कूप्ड मतलब बहुत लंबे समय पहले खोदी गई थी। स्कूप्ड का मतलब खोदना, ओके, निकालना, जैसे कि हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं चम्मच से, उसी तरीके से। ओके, थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटैनिक वॉर्स हैड ग्रोड। ये किस से बनाई गई थी? ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई थी, जो कि कब बनाई गई है? टाइटैनिक वॉर्स के समय पे। ओके, तो पोइट को ये लग रहा है कि मैं बचकर भाग आया हूँ। येट ऑल्सो देयर इट कबर्ड स्लीपर्स ग्रोड टू फास्ट इट थ्रू और डेथ. Too fast it thought, or dead to be bestirred. Then, as I probed them, buds sprang up and stared with piteous recognition in fixed eye. और फिर भी उस टनल में बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, दर्द से कराह रहे थे। कब्बर्ड का मतलब है कराहना। इन कब्बर्ड मीन्स बहुत सारे लोग दबे हुए थे। ओके, एंड स्लीपर्स ग्रूड, जो स्लीपर्स थे, देवर ऑल्सो लाइक क्राइड, वो भी चिल्ला रहे थे। ओके, टू फास्ट इन थ्रू और डेट टू बी बिस्टर्ड। और यहाँ पे पोइट कहते हैं दैट टू फास्ट इन थॉट और डेट टू बी बिस्टर्ड, मतलब ऐसा लग रहा था या तो ये बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं या फिर ये मर चुके हैं। ओके, देन एज आई प्रोब्ड दैम, मतलब जैसे फिर मैंने एक को एग्जामिन किया, एक को जांचा, एक को हिलाया थोड़ा, तो मैंने देखा कि वो एकदम से उठता है, एकदम से उसने छलांग लगा दी। स्प्रैग अप का मतलब छलांग लगा दी और मेरी तरफ बहुत ही मतलब पिटी डेस से, बहुत ही दया से देख रहा है और मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। ओके, मतलब वो ऐसे देख रहा है जैसे कि वो मुझे जानता हो, इस तरीके से वो मुझे देख रहा था। ओके, उसने अपनी आंखों को मुझ पर ही जमा लिया था और ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझे जानता हो। ओके, lifting distressful heads as if to bless now, and ही, और वो अपना अपना डिस्ट्रेसफुल हैंड जो है, मतलब अपने बहुत दुखी वाला हैंड मेरे सिर पर रखता है और लगता है जैसे वो मुझे ब्लेस कर रहा है। ओके, क्योंकि उसे शायद पता था कि वो अब हेल में आ चुका है, तो अब उसे ब्लेस करना ही सही होगा। ओके, एंड बाई हिज स्माइल, और उसकी हंसी से मुझे पता चल गया कि अब हम एक बहुत ही सलन हेल का मतलब है बहुत डार्क हेल में खड़े हैं। अब उसे पता चल गया था कि अब वो मर चुका है सोल्जर। मतलब जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा तो मुझे पता चल गया था, और उसकी हंसी से मुझे पता चल गया, जब वो हंसा था तो मुझे पता चल गया था कि हाँ, मैं भी मर चुका हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ? एक हॉल में खड़ा हूँ, बहुत डार्क हॉल में खड़ा हूँ। By his dead smile, I knew we stood in hell. मतलब पहले जब वो हंसा तो मुझे लगा एक बहुत डार्क हॉल में खड़ा हूँ, और जब उसकी डेड स्माइल मैंने देखी, मतलब मरी हुई स्माइल मैंने देखी, तो मुझे पता चल गया कि हम लोग कहाँ हैं? हेल में हैं। With 1,000 fears that vision's face was great, yet no blood reaches there from the upper ground. वहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, बहुत सारे डर के चेहरे हमने देखे, पर वहाँ से मैंने कोई भी ब्लड नहीं देखा। ओके, वो ऊपर की ग्राउंड से कोई भी ब्लड नीचे नहीं आ रहा था। मतलब उसे लग रहा था कि मैं वो एक कहाँ खड़ा है, एक टनल में खड़ा है, पर वो ये सोच रहा था कि ऊपर इतनी लड़ाई हो रही है फिर भी नीचे एक भी बूंद नहीं आ रही है खून की, ऐसा क्यों है? ओके, then and no guns thumped or down the flues made mourn. Strange friend, I said, he has no cause to mourn. And मतलब जो पोइट है वो बहुत हैरान था कि इतनी ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं फिर भी कोई भी ब्लड की जो ड्रॉप है वो भी नीचे टनल में नहीं आ रही है। ओके, और ना ही गन्स की बोलने की आवाज़, थम्ड मीन्स जो गन्स की बोलने की आवाज़ है वो आ रही है। ओके, डाउन द फ्लूज मेड मोन। देन जो दूसरा पर्सन है जो मेरे साथ था वो बोलता है, स्ट्रेंज फ्रेंड, आई सेड ही इज़ नो कॉज टू मोर्न। मतलब उसने कहा, स्ट्रेंज फ्रेंड, ही इज़ नो कॉज टू मोर्न, वो कहता है कि फ्रेंड यहाँ पे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हेयर ही यूजेस आयरनी, यहाँ पे आयरनी का यूज़ हुआ है बिकॉज जो वो पर्सन है वो एंटाई मेंबर है, वो बीइंग एंटाई मेंबर वो उसे फ्रेंड कह रहा है, isn't it? Now, none, said the other, save the undone ears.
देन ही जो दूसरा पर्सन है कि नहीं, वो कहता है नो। मतलब जब वो दुखी था तो मैंने उससे कहा था कि तुम क्यों दुखी हो, वाई यू आर सैड। तब वो कहता है, वो पर्सन मुझे आंसर देता है, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए, अपने बहुत सारे साल मैंने बर्बाद कर दिए। सेव द अनडन ईयर्स, द होपलेसनेस, वॉट एवर होप इज योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो। I went hunting wild after the wildest beauty in the world, which lies not calm in eyes or braided hair, but mocks the steady running of the arts. मतलब मैं वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ देखने के लिए गया था, जो कि ना मुझे किसी भी लड़की की बालों में दिखी, ना ही किसी लड़की की आंखों में दिखी। वो मुझे दिखी कहाँ पर, एक बहुत ही सुंदर जगह पे, और ना ही मुझे किसी समय में वो ब्यूटी दिखी। ओके, एंड इफ आई ग्रीव्स ग्रीव्स रिचलर दैन हेयर। तो अब पोइट कहता है कि ओके, एक बार मैं पीछे से देखता हूँ। बट मॉक्स द स्टीडी रनर ऑफ आइज, देन पोइट सेज, and if it grieves, grieves richer than hair, for by me glee might many men have laughed, and of my weeping something to be has to be left, which must die now. और पोइट कहते हैं कि अगर वो ब्यूटी जो है, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो ब्यूटी लाइक अगर वो एक बार नाराज़ हो गई तो सारी ब्यूटी नाराज़ हो जाएगी, फिर उसे कोई नहीं शांत कर सकता। अगर वो ब्यूटी जो है वो परेशान हो गई तो ये सैडनेस जो मेरे ऊपर है, ये सैडनेस तो कुछ भी नहीं है। ओके, फॉर माई ग्ली, फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड, एंड अगर मैं नहीं मरा, इफ आई हैड नॉट डाई, ओके, अगर मैं नहीं मरा तो मेरी जो खुशी है वो बहुत सारे लोगों को खुश करेगी। मेरी जो खुशी है वो बहुत सारे लोगों को खुश करेगी। एंड ऑफ माई बीपिंग सम टाइम हैड बीन लेफ्ट, और अगर मैं सैड होऊंगा तो मेरी वजह से और लोग भी सैड होंगे। ओके, विच मस्ट डाई नाउ। ओके, विच मस्ट डाई नाउ का मतलब है जो कि अब मेरे साथ मरने, क्योंकि अब मैं मर गया हूँ तो मेरी जितनी भी खुशी थी, दुख थी, वो भी मर जाएंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं खुश हुआ तो बहुत सारे लोग खुश होंगे, अगर मैं दुखी हुआ तो बहुत सारे लोग दुखी होंगे। पर अब मैं जिस ब्यूटी की बात कर रहा हूँ, अगर वो एक बार दुखी हो गई ना तो पूरा संसार दुखी हो जाएगा, फिर कोई खुश नहीं रह सकता। ओके, आफ्टर दैट आई बी द ट्रुथ अनटोल्ड, I be the truth untold, the pity of war, the pity was distilled. And here he said, मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जो अभी तक किसी को नहीं पता, जो किसी से अभी बताया नहीं गया है। ओके, जो कि क्या है, वॉर का हॉरर। मतलब यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं कि मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया है। ओके, सब लोग वॉर लड़ लेते हैं पर वॉर का हॉरर, जो वॉर के एंड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो नहीं जानते कि कितना दुख मिलता है। Okay, the pity of war, the pity was distilled. Now man will go content. Okay, with what we spoiled, or discontent won't boil bloody and be spilled. मतलब पोइट कहते हैं द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉज डिस्टिल्ड। मतलब जो वॉर है वो अपने साथ बहुत एडवर्स इफेक्ट, बहुत हॉरिफाइंग इफेक्ट छोड़ कर जाती है। नाउ मैन विल गो कंटेंट विद वॉट बी स्पॉइल्ड, और डिसकंटेंट बॉयल ब्लडी एंड बी स्पॉइल्ड। क्योंकि अब मैं तो मर चुका हूँ, तो अब मैं लोगों को नहीं बता सकता कि वॉर जो है वो कितनी हॉरिबल होती है। ओके, लोग जो है वो इस डिस्ट्रक्शन को देखकर बहुत खुश होंगे। ओके, जो ये आर्मी है, हमारी आर्मीज ने जो डिस्ट्रक्शंस किए हैं, हमारी आर्मी जो जीती है, उसे देखकर लोग तो बहुत खुश होंगे, पर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब इतने लोगों की मौत होगी, उसे कोई नहीं जानेगा। ओके, और डिस्कंटेंट बॉयल ब्लडी एंड बी स्पिल्ड, एंड और
जिन लोगों को खुशी नहीं मिली है, मतलब जो लोग हार चुके हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनमें कोई कंटेंटमेंट नहीं होगा और वो लड़ते जाएंगे जब तक वो जीत नहीं जाती। सपोज दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक अगर जीत गया है तो उससे तो बहुत खुशी हो जाएगी, ओके, पर उसे इतनी खुशी हो जाएगी कि वो भूल जाएगा कि उसके जो साथी है वो कितने सारे बड़े हैं, ओके। दूसरी तरफ जो हारा है उसे भी कंटेंटमेंट नहीं होगी, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो हार चुका है, तो वो दोबारा लड़ेगा। तो ये जो वॉर होती है उनकी कभी भी कंक्लूजन्स नहीं निकल पाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं सोल्जर, ओके। दे विल बी शिफ्ट विद स्विफ्टनेस ऑफ द टाइग्रेस। क्या कहता है कि जो ये वॉर है ये टाइगर से भी तेज होती है, ओके, टाइगर से भी तेज होती है। नॉट विल ब्रेक रैक्स दो नेशन ट्रैक फ्रॉम प्रोसेस, मतलब जो, और ना ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलेगी कि हमारा नेशन क्यों रूड हुआ, ओके। मतलब यहाँ पे कहना चाह रही है कि जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं बोलती है कि ये लड़ाई हमने क्यों करवाई, ओके। वो भी खुश होती है। आप जैसे देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया में शायद यहाँ पे लड़ाई हुई है अभी जो बीच में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी नहीं बोला कि वो लड़ाई क्यों करवा रहे हैं, ओके। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, उनकी जीत, कि हमें जीतना है। ये नहीं देख रहे कि उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। Courage was mine, and I had mystery. Wisdom was mine, and I had mastery. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज लाइन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। कहना चाह रहे हैं कि जब मैं जिंदा था तब लोग मुझे बहुत ब्रेव समझते थे, ओके, और मैं सब पर मिस्ट्री करता था, ओके। अब मैं जब मर चुका हूँ तो मैं मतलब फुल ऑफ विस्डम हूँ, मेरे अंदर विस्डम है, मैं समझदार हूँ, ओके। नाउ टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड इनटू वेट सिडल्स दैट आर नॉट वॉल्ड, मतलब मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं दे सकता वर्ल्ड को पीछे। आई कैन नॉट सी द वर्ल्ड गोइंग बैक ड्यू टू दोज वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कहना चाह रहे हैं कि मैं वर्ल्ड को नहीं देख सकता पीछे जाते हुए, मैं वर्ल्ड को पीछे जाते हुए नहीं देख सकता। और अगर ये जो व्हील है वॉर का, ओके, जो वॉर का व्हील है ये अगर खून से क्लॉक हो जाए, एक बार ब्लड से अगर इसका जो व्हील है वो क्लॉक हो जाए, देखिए, देन when much blood has clogged their chariot wheels, मतलब जो व्हील है वॉर का वो ब्लड से अगर क्लॉक हो जाए, आई वुड गो अप एंड वॉश देम फ्रॉम स्वीट वेल्स, तब मैं जाऊँगा और उसे अच्छे पानी से, उसे साफ पानी से, मतलब साफ पानी का मतलब उसे काम सिचुएशन करके, उस सिचुएशन को काम करके उस वॉर को रोक सकूँगा। इवन विथ ट्रुथ दैट लाई टू डीप फॉर ट्रीट, आई वुड हैव poured my spirit without state। यहाँ पे कहते हैं कि मैं उन्हें सच दिखाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को सच दिखाऊंगा कि जो वॉर है वो हमें कितना बड़ा पेन देती है, कितना सीवियर पेन देती है, एंड मैं वो सब करूँगा जो भी मैं कर सकता हूँ एक्सेप्ट फाइटिंग। मैं उनसे बात करूँगा, उन्हें समझाऊँगा, पर मैं फाइटिंग नहीं करूँगा, मैं वॉर नहीं करूँगा, ओके। देन हियर यहाँ पे कहते हैं आई वुड हैव poured my spirit without stint, but not through wood nor on the seas of war, मतलब मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो मुझसे हो सकता है, पर मैं वॉर में पार्ट नहीं लूँगा, ओके। एक्सेप्ट फाइटिंग, मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, ओके। देन 4 heads of men have bled where no wound were, देन जो वॉर है वहाँ पर भी लोग फिजिकल लाइक इंजरीज से के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है दैट 4 heads of men have bled were no wound were, मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि लोगों की चोट नहीं लगी होती है पर फिर भी उसमें से ब्लीडिंग हो रही होती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि लोगों को फिजिकल ट्रॉमा, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती, फिजिकल कट्स नहीं लगे, पर मेंटल ट्रॉमा बहुत होता है कि उन्होंने ऐसी लड़ाई क्यों लड़ी, ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब क्यों किया।
आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड। अब जो वो पर्सन है वो बताता है कि मैं तुम्हारा ही दुश्मन हूँ, तुम्हारे एंटाई मेंबर हूँ, तुम्हारा ही जो एंटाई मेंबर हूँ, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ जिसे तुमने मार दिया था। ओके, माई फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आयरनी का यूज हुआ है। ओके, हियर द पोइट हैज यूज्ड आयरनी यूज की है पोइट ने। आई एम द एनिमी यू किल्ड मी माई फ्रेंड, मतलब मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ। यहाँ पे देखो दुश्मन भी कहा गया है और फ्रेंड भी यहाँ पे बताया गया है। तो दिस इज आयरॉनिकल स्टेटमेंट, कि क्या है, आपकी आयरनी है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके, ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। आई न्यू यू इन दिस डार्क फॉर सो यू फ्रॉड यस्टरडे थ्रू बी एज यू चैप्ड एंड किल्ड, मतलब मैंने तुम्हें इस अंधेरे में ही पहचान लिया था, जैसे कि कल तुमने मारते समय अपने जबड़े को फैलाया था, अपने जौ को फैलाया था, उसी तरीके से आज भी तुम इसी तरीके से हंस रहे थे, अपने जौ को इसी तरीके से फैला रहे थे, और इसी की वजह से मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरे वही दुश्मन हो जिसने मुझे कल मारा था। तो कहते हैं कि जैसे कल तुमने फ्रॉड किया था, फ्रॉड मतलब अपनी आईब्रोज को ऊपर किया था मुझे मारते समय। ओके, तो उसी ऐसे ही तुम आज कर रहे हो। ओके, ऐसे ही तुम आज कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। देन आई पेरिड बट माई हैंड्स वर लोथ एंड कोल्ड, लेट अस स्लीप नाउ। मतलब अब जो पोइट है वो क्या कहता है कि आई पेरिड, मतलब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, तुम मुझे मार रहे थे, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथ जो है वो नम हो गए थे, वो जम गए थे ठंड की वजह से। ओके, माई हैंड्स वर लोथ एंड कोल्ड। लोथ एंड कोल्ड का मतलब है जम जाना। लोथ का मतलब है कि मेरी अनविलिंग आप कह सकते हैं, मतलब मेरी इच्छा तो नहीं कर रही थी तुम्हें मारने की, और कोल्ड मतलब मैंने अपने हाथों को रोक लिया था। ओके, मैं तुम्हें मार सकता था, मैं भी तुम्हें मार सकता था, मैंने भी तुम्हें रोकने की कोशिश की, पर मेरे हाथ जो हैं वो रुक गए थे, वो तुम्हें नहीं मार पाए। फिर लास्ट में जो पोइट है वो क्या कहता है, लेट अस स्लीप नाउ। नाउ वो स्पीकर से मतलब रिक्वेस्ट करता है कि अब हमें सो जाना चाहिए, अब हम मर तो चुके ही हैं, तो अब चलो हम सो जाते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारी लास्ट शॉर्ट स्टोरी भी, शॉर्ट पोअम भी, वाई एम सिंग शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पोअम भी ख़त्म हो गई। सो इसी के साथ हमारा रिवीजन भी ख़त्म हो गया बेटा, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। होप यू विल डू गुड, नॉट गुड, बेस्ट इन योर एग्जाम। आप फुल में फुल मार्क्स लाए। आपको मैंने बैकमैथ भी पढ़ा दिया है, आप प्लीज़ एक बार बैकमैथ को दोबारा देखिए, और कुछ समझ नहीं आए तो एक बार सभी लेक्चर आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो, इज़न्ट इट। दूसरी बात, आप सारी शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ लीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे आप मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो जिसकी भी आप चाहें देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय गाइस।